अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद सबर अब्बास। मखसूस नशीसों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क की सियासत में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मा गर्मी पाई जा रही है और इदारे तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा महादरा थे ही। अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक तरफ महाज खोला हुआ है कि PTI के ख़िलाफ़ पाबंदी की बातें हो रही हैं, इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही है। साथ ही साथ अब मुस्लिम लीग नून ने मुस्तकिल एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया है अदलिया के हवाले से। शायद वही बयानिया जिसकी तलाश थी मुस्लिम लीग नून को काफ़ी अरसे से, अब उन्हें वो मिल गया है। और कल मरीम नवाज साहिबा ने एक ख़ास अंदाज में अदलिया को टारगेट किया, तो आज मियाँ नवाज शरीफ ने भी अदलिया के ख़िलाफ़ महाज आराई शुरू कर दी है। और मियाँ नवाज शरीफ ने आज अपने बयान में अदलिया को निशाने पर भरपूर तरीके से रखा और कहा कि सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था? सबको पता है मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब आज जो हुकूमत को उम्मीद थी कि उनकी जो नज़रसानी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखसूस नशीसों से मुतल्लिक फ़ैसले के हवाले से, वो नज़रसानी दरख्वास्त जल्द फिक्स हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को बड़ा धचका लगा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनी है 3 रुकनी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल, उस कमेटी ने आज 2-1 की अक्सरियत से फौरी तौर पर जो है हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त फिक्स किए जाने की मुखालफत कर दी है। कि जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास हुआ, जिससे मखसूस नशीसों से मुतल्लिक फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला उठाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से मखसूस नशीसों से मुतल्लिक नज़रसानी दरखास्तें तफसीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी, जबकि चीफ जस्टिस ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया और राय दी कि गर्मियों की छुट्टियां मनसूख करके नज़रसानी सुननी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि नज़रसानी का हक आइन ने दिया है, जजेस के आराम को आसानी नहीं बल्कि आइन को तरजीह देनी चाहिए। अगर फौरी तौर पर नज़रसानी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसके अलावा आज दूसरी जानब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी सियासी मुहिम जो है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। PTI पर पाबंदी के ऑप्शन में एक वाहिद रुकावट मुमकिन तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डाल सकती थी, जिसे अब तक हुकूमत से शिकवा था कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी इस वाले से मुशावरत की तरफ भी बढ़ रही है और अगले चंद रोज़ के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें मुशावरत की जाएगी और फैसला किया जाएगा कि आया हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और इमरान खान और दीगर पार्टी कायदीन के खिलाफ आर्टिकल 6 के इतलाक़ के हवाले से जो है हुकूमत के फैसले को सपोर्ट किया जाए या ना किया जाए। अब तक पीपल्स पार्टी क्लियर है कि हुकूमत ने इस फैसले पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया। तालिबानी सदर में भी एक मीटिंग हुई थी और आगे मुशावरती इजलास होगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज फिर से पीपल्स पार्टी की तरफ अपनी तोपों का रुख मोड़ दिया है और लगता है कि वो जो सपोर्ट पीपल्स पार्टी की तरफ से मिलनी थी वो शायद अब ना मिले। इमरान खान से आज अडयाला जेल में सवाल किया गया कि वफाक में तहरीक अदम एतमाद के लिए PTI क़यादत ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इंदिया दिया है। इस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फ़र्क नहीं, ये एक ही है। ये दोनों फॉर्म 47 की पैदावार है। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूं जब मैं इन्हें इक़्तिदार में आना हो। पार्टी पर मुमकिना पाबंदी से मुतल्लिक रद्द अमल में बानी PTI का कहना था कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हमारी पार्टी पर पहले से पाबंदी थी, इसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे, ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। इस सारी सूरत हाल में आगे तहरीक इंसाफ कैसे बढ़ेगी और क्या पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट करेगी, इस बुरान से PTI कैसे निकलेगी, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद खान साहब से, जबकि आगे तक हम कमर ज़मान कायरा साहब से बात भी करेंगे कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या फैसला करने जा रही है। वो PTI पर पाबंदी के फैसले को सपोर्ट करने जा रही है या उसकी मुखालफत करने जा रही है। पहले बात करते हैं अली मोहम्मद खान साहब से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो बताएं कि वो जो बात की थी, रतीब खोसर साहब ने बात भी की थी और फवाद चौधरी भी ये बात कर चुके हैं। एक तजवीज़ आई सामने कि पाबंदी के मामले के ऊपर जो हुकूमत की एक राय है, हुकूमत का फैसला है PTI पे पाबंदी लगाने का, इस पर्टिकुलर मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए। ये हमारे बाद कल पीपल्स पार्टी का नंबर भी लग सकता है। लगता है कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट आपको शायद अब ना मिले। जिस तरह के बयानात, सख्त बयानात पीपल्स पार्टी के बारे में आज भी खान साहब ने जेल से जारी किए हैं, तो आप दरवाजे खुद बंद नहीं कर रहे अपने लिए सारे के सारे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मोहम्मद। समर साहब, किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, चाहे हमारी हो या किसी और जमात की हो। जी हाँ। अपनी जमात पे एक गैर अखलाकी, गैर कानूनी और गैर आईनी पाबंदी लगने के खौफ में हम ये तो नहीं कर सकते कि अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटें। हम ये समझते हैं कि अगर इस इलेक्शन के बाद इस मुल्क को आपने आगे लेके जाना है जमहूरियत से, सबसे पहले असीरान को बाहर निकालें और साथ में मैंडेट की वापसी के लिए कोई रोड मैप दें। पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात, उसके साथ मुल्की मामलात पे किसी इशू पे भी बात हो सकती है, लेकिन उनके साथ मिलके हुकूमत बनाना, उनके साथ मिलके इक़्तिदार के एक ऐसे मरहले की तरफ जाना जहां फिर आपको अपने उसूली मौक़िफ़ की जो है वो कुर्बानी देनी पड़े, उस सिलसिले उस काम के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। बाकी हमने कब कहा है किसी जमात से बात नहीं करना चाहते या पाकिस्तान के किसी इशू पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप हमारे लीडर पे, हमारे साबिक सदर पे और हमारी जमात के साबिक डिप्टी स्पीकर पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें करें, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने की बातें करें और उसके बाद आप कहें कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वैसे अली दोनों खान साहब, मैं बात पीपल्स पार्टी के साथ कोई पावर शेयरिंग की बात नहीं कर रहा, कोई उनके साथ मिलकर अदम एतमाद की बात नहीं कर रहा। आज खान साहब ने जिस तरह की सख्त एक टोन रखी है पीपल्स पार्टी के बारे में, मेरा नुक्ता नज़र ये, जो आपकी पार्टी के कुछ लोग भी कर चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी ये बात कर चुके हैं कि पाबंदी वाला जो मामला है पर्टिकुलरली, इसमें वाहिद जो है पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन थी भी कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, आर्टिकल 6 किसी पे नहीं लगना चाहिए। पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर पोजीशन थी इस मामले के ऊपर। वाहिद पीपल्स पार्टी ही रुकावट बन सकती थी, हुकूमत को रोक सकती थी ऐसा करने से, उसे भी आपने ऑफेंड कर दिया है। इसमें ऑफेंड करने वाली क्या बात है? एक जमात के साथ हम या इक़्तिदार में नहीं जा सकते, या हमें ये शिकायत है और हमें ये लगता है कि इस इलेक्शन में हमारे मैंडेट पे जब डाका पड़ा है तो पीपल्स पार्टी को भी उसमें से हिस्सा मिला है। हमारी एक राय है, हमारे पास क्योंकि वजह होगी, जब सुप्रीम कोर्ट में 184(3) की पिटीशन लगेगी, हम फिर बताएंगे कि पंजाब में डाका पड़ा है तो कराची में भी पड़ा है, सिंध में भी हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा है। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ किसी इशू पे बात नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत में उनके साथ मिलके आना वो बईदस क़यास है। नहीं, हुकूमत की बात तो नहीं, मैं तो पाबंदी वाले पर्टिकुलर मामले की बात कर रहा था कि इस पे शायद आप उन्हें एंगेज कर सकते थे और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं इस मामले पे, तो वो एक एक करके आप खुद ही अपने दरवाजे सारे बंद करें। और वैसे भी सियासी तौर पर भी देखा जाए तो एक एक वक्त में 3-3 लड़ाइयाँ मोल लेना जब आप क्राइसिस में हो, ये भी मेरे ख्याल से कोई इतनी ज़्यादा वाइज अप्रोच नहीं समझी जा रही कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से भी आपकी लड़ाई है, आज भी खान साहब ने बड़े सख्त बयान जारी किए, नून लीग से आपकी लड़ाई है, पीपल्स पार्टी से आपकी लड़ाई है, सबसे एक टाइम पे आप सबसे नहीं लड़ सकते। नहीं, हम लड़ तो किसी से नहीं रहे, हम तो अपने उसूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं। अवाम के सामने अपना मुकदमा रखा है, अवाम ने हमें वोट दिए। अब जिसको अवाम ने वोट नहीं दिया वो अपोजिशन में बैठे। वैसे तो पीपल्स पार्टी जो थी, पीपल्स पार्टी की तो पोजीशन ही दूसरी बन रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा मैंडेट हमें मिला, उसके बाद दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी को मिला है। पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत के साथ बैठ के हुकूमत में जाने का फैसला करके, मैं समझता हूं कि अपने आप को वो तीसरी पोजीशन पे लेके गए। आज उन्होंने तो आपको भी ऑफर दी थी कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी पूछने आपको बताएगा कि तहरीक इंसाफ ही इस वक्त सबसे बड़ी पॉपुलर और सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात है। देखिए, हुकूमत में आने की आप बार बार बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने ये बात बार बार की है। सन 73 से लेके और 2018 तक यही जमातें हुकूमत में थी। पाकिस्तान की तबाही की दास्तान जो है वो सिर्फ नून लीग ने अकेले तो नहीं लिखी, सबने मिलकर लिखी है। पीपल्स पार्टी का भी इतना हिस्सा है। क्या पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की जब इनकी हुकूमतें बनी हैं, क्या पाकिस्तान में करप्शन का दौरा नहीं हुआ? स्टील मिल की क्या हालत हुई है? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की क्या हालत हुई है? पॉलिटिकल भर्तियां बेशुमार नहीं हुई। आपने पाकिस्तान के हर इदारे का जब एक बड़ा निकला है और पाकिस्तान में जो करप्शन का दौरा हुआ, दोनों ने मिलकर इस जो है इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। तहरीक इंसाफ किसी से जाती लड़ाई लड़ने नहीं आई, हम इस निजाम के खिलाफ उठे हैं और इनके तर्ज सियासत के खिलाफ उठे हैं। आप मुझे बताएं, 50 साल बहुत अरसा होता है समर साहब, 50 साल हो गए पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में है, 4-5 बार मरकज में हुकूमत बना चुकी है। मुस्लिम लीग नून की 4th-5वीं बारी है। अगर पाकिस्तान बेहतर हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो 3.5 साल की हुकूमत हमें मिली। आज आप फैक्ट्स फिगर्स उठा के देख लें, हमारी जब हुकूमत खत्म हुई है और आज डॉलर रेट, फॉरेक्स रिजर्व्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस, साथ आपके पाकिस्तान कि जितनी भी आपकी इंडस्ट्री थी, बाहर से जो फॉरेक्स रिजर्व आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, सब इंडिकेटर्स जो हैं वो हमारे दौर में 2022 में अब 6 पे जा रहे थे।
वो तो फिर नूनी वाले भी सवाल करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी सवाल करते हैं, वो कहते हैं जी कि फिर केपी में भी 11वां साल चल रहा है, वहां कौन सी दूध और शहद की नहरें बह गई है। ये किसने मारा है? ये जो हुआ है बैनुल अक़वामी ईमा पे, ये किसने किया है? क्या इन लोगों ने मिलकर नहीं किया? क्या सिंध हाउस यूज नहीं हुआ था हमारे लोगों की वफादारियां खरीदने के लिए? सिंध हाउस में हमारे मेंबरान नहीं थे? अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं अली बुरहान साहब के इस सारे मामले के अंदर आपकी अब जो उम्मीदें हैं, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कॉन्फिडेंस तहरीक इंसाफ का काफ़ी बढ़ा हुआ है, ये जो रिसेंटली फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का, अब आपकी सारी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे ही लगी हैं और अक्टूबर को आप देख रहे हैं, गालिबन जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि अक्टूबर में कोई तहरीक इंसाफ को जो है तहरीक इंसाफ की बात नहीं, वो कह रहे कोई पटिशन आएगी और इलेक्शन का रदम होने का खदशा है, इस तरह की वो कुछ मुगैयों की बात कर रहे हैं, सरगोशियों की बात कर रहे हैं। तो आपका भी कॉन्फिडेंस सारा अक्टूबर के ऊपर ही है कि अक्टूबर में ही सारा यानी अक्टूबर के बाद ही जो है ये चीज़ें सारी बदलेंगी? देखिए, ख्वाजा साहब का कोई हॉट लाइन हो सुप्रीम कोर्ट के साथ हमें नहीं पता, कोई ग्रीन लाइन पे राब्ता हो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमारी तो पिटीशन 5 महीने से पड़ी है, अक्टूबर में क्यों उठाई जाए? आज उठाएं। चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ी है, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब उस 184। वैसे आप खुद भी लॉयर हैं अली बुरहान साहब, आप खुद भी नहीं कि वकालत को समझते हैं, आपका शोबा है, कानून को समझते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अपीलेट कोर्ट है। ये जो मखसूस नशिस्तों वाले मामले में भी आपके हक में फैसला आया, वो एक अपील में आपको ये आपके हक में ये फैसला आया है। ये भी जो इंतखाबी धांधली का मामला है, नीचे ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये ऑलरेडी मामला जेर बहस है, वहां से अगर अपीलें आती हैं, वो अपीलें आएंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अपीलों में सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है मामले को, पहले वो कैसे ले सकती है इस मामले पे कॉग्निजेंस? भाईजान, मैं बात ही दूसरी कर रहा हूँ। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो ये है, मैं अपीलों की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 184(3) की पिटीशन की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की इनहेरेंट जुरिसडिक्शन है, जिस तरह हाई कोर्ट्स की इनहेरेंट जुरिसडिक्शन है। 199 आर्टिकल के तहत वो रिट्स में जाते हैं, अब वहां रिट्स में जा सकते हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो इमरान खान साहब की ईमा पे, उनके कहने पे, हामिद खान साहब सीनियर लॉयर, हमारे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ सेंटर भी हैं, उन्होंने जमा की, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को उठाए और इस इलेक्शन का ऑडिट करे। क्योंकि ये इलेक्शन जो हुआ है 8 फरवरी का, इसमें बहुत सा क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 फरवरी, चीफ जस्टिस साहब इन पर्टिकुलर, कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है पत्थर पे लकीर है। मैं कई बार सुप्रीम कोर्ट में प्रेस टॉक करके ये बात कर चुका हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा पत्थर पे लकीर है, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्शन कराना काफी था या उसको आजाद शफाफ भी होना चाहिए था? अगर आजाद शफाफ भी एक आईनी जिम्मेदारी है तो वो पूरी नहीं हुई। आपके फैसले तो पे फिर वो ट्रिब्यूनल्स वगैरह सबको फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं ट्रिब्यूनल्स वगैरह को फारिग कर दें और सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले सारे को देखे। देखिए, जो मुज़ाकरात की बात होती है ना, असीरान की रिहाई, ये वाले इश्यूज ऐसे हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का एक रोल हो सकता है कि गलत केसेस वापस करे। देखिए, मैं इंतखाबी उज़रदारियों के लिए बनाए गए ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा हूँ अली बुरहान साहब कि वो ट्रिब्यूनल जो है वो खत्म कर दें और सीधा सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले पे जो है वो इसकी तहकीकात शुरू कर दे इलेक्शन में धांधली की। देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, आपके सामने पूरा खाका आ जाएगा। बार बार मुज़ाकरात की बात होती है, हुकूमत की तरफ से होती है, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हुई पार्लियामेंट में, मेरे जवाब में उन्होंने की, लेकिन उसके बाद आर्टिकल 6 की बात उनकी जमात की तरफ से आई, पार्टी पे पाबंदी लगाने की बात उनकी जमात की तरफ से आई, जिससे 2 हफ्ते पहले वजीर आजम फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप मुज़ाकरात करते हैं। देखिए, मुज़ाकरात अगर होते हैं, असीरान की रिहाई पे इनका एक रोल बनता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, फॉर्म 47 की हुकूमत कभी भी ये नहीं मानेगी कि हम मैंडेट पे डाका मार के आए हैं, हम फॉर्म 47 से आए हैं। उसके लिए अल्टीमेटली आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जो उधर पिटीशन पड़ी, अगर उसको उठा लिया जाए, इस इलेक्शन का ऑडिट हो जाए, जिसमें सब फिर राजी होंगे। ये सही हो गया। आज कर लें तो बेहतर है, ये आप महीने बाद करेंगे तो लेट होगा, 2 महीने बाद करेंगे तो लेट होगा, जितनी जल्दी हो उतनी बेहतर। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं अली बुरहान साहब के ये जो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है, इस पे भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये तय हो गया है 2-1 से कि जो हुकूमत की नज़रसानी दरखास्त है स्पेशल सीट्स के मामले पे, वो अब छुट्टियों के बाद ही सुनी जाएगी, फौरी तौर पर नहीं वो एंटरटेन हो रही। लेकिन ये सीटें लगता है आपको फिर भी नहीं मिलेंगी, इन छुट्टियों के बाद ही जाके शायद आपको मिले, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कल की प्रेस रिलीज ने बड़ा वाज़ेह कर दिया। उन्होंने ये ऊपर कह दिया, इस लाइन के पीछे उन्होंने पूरी जो है एक जो है वो बता दिया, इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उस पूरे फैसले को डिनाई कर दिया है कि हम अमल दरामद करेंगे फैसले के ऊपर। तो नीचे तो वो कहीं भी उनकी कल की प्रेस रिलीज से नहीं लग रहा कि वो अमल दरामद करेंगे इस फैसले के ऊपर। ये भी लगता है कि गर्मी की छुट्टियों के बाद ही जाएगा मामला।
देखिए, अगर मुल्क को इस नहज पे ले जाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना हो, फिर तो आप मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देंगे जहां फिर कोई आईन ही नहीं रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को आप सरजमीन पे आईन बनाना चाहते हैं। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करे और इलेक्शन कमीशन ये बैठे कि इस पे अमल करें कि ना करना तो सही हो ऑप्शन गया, ही नहीं है। इम्प्लीमेंट ठीक हो ना गया। करना तो ऑप्शन नहीं है। जितनी जल्दी हो ताखीर जाए उतना बेहतर है। और ताखीर तो वो एक और कर चीज सकते हैं, एक और फिलहाल चीज तो मैं आपको ताखीर ही बताऊं, नजर आ रही है इसके ये अंदर। एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, इस फैसले के पीछे, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे कौम भी खड़ी है, तहरीक इंसाफ भी खड़ी है, वकला बरादरी भी खड़ी है। और माजी में, अच्छा, माजी करीब में जो आता बंदयाल साहब के फैसले को नहीं माना, उस वक्त हम पार्लियामेंट में नहीं थे। उस पर अब भी हम आपने आज पार्लियामेंट कर में दिया, रेफरेंस दायर कर दिया है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अगर अरकान के इसमें खिलाफ तो लाल होगी तो सुप्रीम तहरीक जुडिशल इंसाफ काउंसिल में। रोड पे होगी। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें, ये जो आर्टिकल 6 का मामला है जो इस वक्त आपकी पार्टी लीडरशिप के खिलाफ लग रहा है, हाँ साहब ने आज उसमें अपनी स्टेटमेंट भी दी है, ये गलत है सारा। मैं भी मान रहा हूँ गलत है कि सियासी बुनियादों पे किसी के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा नहीं बनना चाहिए। तो आप फिर माने इस बात को कि आपने जो अपने दौरे इक़्तिदार में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की थी वो भी गलत था? देखिए, कभी भी किसी शख्स को आप अपने एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी को आप गद्दार नहीं कह सकते। गद्दारी का मुकदमा करना, गद्दारी का इल्जाम लगाना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर किसी के खिलाफ माजी में गद्दारी का केस बना है, जो ना बनता हो, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। सिर्फ खान साहब तो छोड़े, जो अलवी साहब के बारे में बात ने की, मैं समझता हूँ काबिल शर्म है। काबिल शर्म इसलिए है कि सर मैं तो मान रहा हूँ अली खान साहब कि ये गलत है, सियासी फायदे के लिए, सियासी मकासद के असूल के लिए। ये मैसेज दे रहे हो कि हम अपने साबिक सदर पे, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी रहा है, सदर सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है, उस पे गद्दारी का मुकदमा आप बात कैसे कर सकते हैं? आपको कोई एहसास है कि आप एक मुल्क चला रहे हैं? वो जो आपने जिन पे लगाया था वो भी बतौर वजीर दिफा मुल्क के, वो भी कमांड ही करते हैं चीज़ों को, वो भी वजीर दिफा होते हैं, वो भी इंचार्ज होते हैं सारे दिफाई मामलात के। उन पे जो आपने लगाई थी ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो आपने लगाई थी, मेरा आपसे सिंपल सवाल अली खान साहब के, आपने जो कानून के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया था ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ, वो भी गलत था या नहीं? आप मानते हैं उसको गलत था? शहर मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको क्या बात करूं, मैं अरबी में तो बात नहीं करना, फारसी में, मैं तो आपको सीधी सादी उर्दू में बात करना कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आपने पाकिस्तानियों के बड़े बड़े बैनर लगाए जिसपे आपने लिखा है गद्दार वतन, ये सर्टिफिकेट देने का इख्तियार आपको गलत किसने दिया है, बिल्कुल गलत है। क्या ये किसने आपको इख्तियार दिया है? आपको कोई एहसास है? आप किस तरह किसी को गद्दार कह सकते हैं? अगर आपको कोई गद्दार क्या बर्दाश्त करेंगे? बहुत बड़ी गाली है ये। सर मैं आपसे आप ये बात तो कर रहे हैं, ये कुफर के फितरे इससे निकले। सर अगर हम मेरा सर इतना आपसे सिंपल सवाल था अली खान साहब, ये बात बड़ी लंबी होती जा रही है, इस पे बात करें कि मैंडेट किया जो डाका पड़ा है। मेरा आपसे सिंपल सवाल था कि आज आर्टिकल 6 गलत है, आज आर्टिकल 6 गलत है, कल जब आपने लगाया था ख्वाजा से खिलाफ वो भी गलत था, ये भी माने ना फिर आप? यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि गद्दारी ये खेलना बंद करें। अगर हमारे दौर में किसी को गद्दार कहा गया है, गद्दारी के मुकदमे चले हैं या हमारे खिलाफ चले हैं, अलवी साहब के खिलाफ बात हो रही है, खान साहब के खिलाफ बात हो रही है, देखें गद्दार इस मुल्क में कोई नहीं है। ठीक है, गद्दारी बहुत बड़ा इल्जाम है। जब आपके पास कुछ नहीं रहता, अब आपके पास ठीक है, वो तब आपके पास भी शायद कुछ नहीं था, पार्टी को सियासी मैदान में हरा नहीं सकते, आप कहते हैं पार्टी को बैन कर दो। ऐसी आपने किया था कल, वो भी गलत है, आज ये कर रहे हैं, ये भी गलत है। इसी पे आज के इस सेगमेंट को करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली खान साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई को कलअदम करार देने और आर्टिकल 6 के हवाले से क्या फैसला करने जा रही है। बात होगी ब्रेक के बाद कमर ज़मान कायरा साहब से, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसाइड करना है कि वो हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने और इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई के फैसले को सपोर्ट करती है या उसकी मुखालफत करती है, और इसी पे डिपेंड करेगा। पीपल्स पार्टी ही वो वाहिद जमात है जो रोक सकती है हुकूमत को इस बड़ी कार्रवाई से। पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन लेगी, सारे मामले के ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएंगे पीपल्स पार्टी की पोजीशन है क्या, ये जो फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है पीटीआई को बैन करने का, पीटीआई के अहम रहनुमाओं पे पीटीआई के बानी समेत आर्टिकल 6 लगाने का? देखिए, पार्टी का मौक़िफ़ तो जब ये गवर्नमेंट उनसे मुशावरत करेगी
बेहतर सर, तो फिर इस पे कोर कमेटी, हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनकी मीटिंग में ये फैसला करेंगे। अभी तक तो पार्टी की कोई पोजीशन इस पे इसलिए नहीं है कि हमारे साथ कोई ऐसा मशवरा ऑफिशियली हुआ नहीं है। और वैसे जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि भले गवर्नमेंट के पास बड़ी सॉलिड रीजन है इसलिए कि जो असेंबली तोड़ने के अमल को अदालत आइन तोड़ना डिक्लेयर कर चुकी है, बावजूद इसके कि उसके किरदार जो हैं वो इस जुमरे में आ सकते होंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि पीटीआई के इन रवैयों को, सबूतों को, और 9 मई के सबूत, उसके अलावा जो पाकिस्तान से बाहर से हम पे अटैक है उनके सबूत, सारे सबूत भी अगर दुरुस्त मौजूद हों तो फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि सियासी अमल के जरिए ही सियासत का जवाब दिया जाए, भले वो फाशिज्म ही हो। मेरी नजर में इस वक्त पीटीआई फाशिज्म का शिकार हो गई है, लेकिन उस फाशिज्म का मुकाबला करते हुए भी हमें तहम्मुल और तदब्बर के साथ और सियासी जद्दोजहद के साथ उसका मुकाबला करना है। भले ये रास्ता टेढ़ा और मुश्किल रास्ता हो, लंबा रास्ता हो, हम तलखी के जवाब में तलखी और गाली के जवाब में गाली से कोई बेहतरी पैदा नहीं कर सकते। कारी साहब, वो हुकूमत जो आपके वोटों पे खड़ी है, ये कैसे पॉसिबल है कि वो अभी तक उसने आपको एतमाद में लिया नहीं और इतना बड़ा ऐलान कर दिया, इतने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया? तो इसमें तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है वो गवर्नमेंट को इस बात का था कि पीपल्स पार्टी से पूछे हमने उन्हें मना ही लेना है बाद में। इसी तरह का इशारा देते भी हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है मियां जावेद लतीफ़ साहब के, किसी अरेंजमेंट की बात करते हैं। फैसल वाडा साहब कहते हैं जी कि अभी कोई न माने, सब ने मान जाना है इस मामले के ऊपर। तो ये कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट को, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से है कि आपसे मुशावरत की नहीं, पहले तो बड़ा ऐलान कर दिया। उनके पास होगा जी कोई सोर्स, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। और अभी तक टिल टुडे अभी कैबिनेट का फैसला नहीं हुआ, कैबिनेट में ये बात डिस्कस नहीं हुई, कोई अप्रूवल नहीं हुई, एक अंदिया जाहिर किया गया है। उसके पर हमारी जमात का भी एक अपना मौकफ किसी न किसी तरह आ ही गया है। और अब ये अमल देखने की जरूरत है कि मेरी जमात इस पे बड़ा वाज़ेह मौकफ रखती है। मैं इंडिविजुअली बातें कर रहा हूँ, लेकिन कलेक्टिवली भी ऐसी ही सूरत हाल होगी। तो जब ये मामला आएगा डिस्कशन में तो इसके ऊपर देख लेंगे। अभी तक तो ना कैबिनेट ने फैसला किया है, ना रेफरेंस फाइल हुआ है, ना उस तरफ जाने का भी कोई दिया है। गवर्नमेंट भी इस पर सोच रही है, मेरा ख्याल है वो इस पर मुशावरत करेंगे। साहब, इतला तो ये है कि पीपल्स पार्टी नून लीग से ये कह रही है, मुतालबा कर रही है, तकाजा कर रही है कि आप पार्लियामेंट के अंदर इस मामले को ना लेकर आएँ, हमारे से स्टैंप ना लगवाएं। काबीना में आप हैं, मौजूद हैं, हम वहाँ पे नहीं हैं, आप काबीने से मंजूरी लें और ये आगे बढ़े इस मामले के ऊपर। ऐसे ही है क्या? मुझे पता नहीं है जी, मैं इन चीजों का शाहिद नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई डिस्कशन हुई नहीं, किसी ऐसी मीटिंग का मैं हिस्सा नहीं हूँ। जैसा मुझे ये बताएं कि मुशावरत तो इस पे ऑलरेडी जब ये चीज़ें हुई नहीं है, पहले मुशावरत आपकी इस वक्त शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और आपने आगे भी मुशावरत करनी है जब हुकूमत आपके सामने ये मामला लेकर आएगी। तो ये बताएं कि कल मुलाकात भी थी ऐवान सदर के अंदर पार्टी के रहनुमाओं की, उसमें फिर क्या तय पाया? मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था, लिहाजा मुझे नहीं पता उसमें और क्या बात हुई, हुई कि नहीं हुई। जो बात मेरे इल्म में आई है मैं आपसे वो शेयर करूँ। ऐवान सदर में कोई ऐसी बात नहीं हुई, वहाँ पे कोई डिस्कशन वगैरह ऐसी हुई है? मेरी इत्तला के मुताबिक उस मीटिंग के अंदर जो मामला डिस्कशन हुआ वो स्पेशल सीटों वाला था। उन सीटों के अंदर हमारा मौक़िफ़ भी वही है कि अदालत का फैसला आइन से मावरा है और पीटीआई को बिल्कुल वो सीटें नहीं बनती, लिहाजा उस पर यह फैसला हुआ है कि पीपल्स पार्टी उस पर कानूनी तहर्रक करेगी। इस हद तक तो मेरी जमात ने ऐलान किया है, इससे ज्यादा उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन नहीं थी और वो ला के ऊपर इसी पॉइंट पे डिस्कशन थी। कारी साहब, आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से फिर एक बयान दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी का तन कोई बात नहीं होगी, कोई अदम एतमाद के ऑप्शन के ऊपर मिलकर कोई अदम एतमाद लाई जाए। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी तो फॉर्म 47 में ये भी हिस्सेदार है नून लीग के साथ, तो हम उन्हें उसी आंख से देखते हैं, कोई बातचीत आपसे नहीं होगी। कोई आपकी तरफ से कोई ख्वाहिश का इजहार किया गया था, कोई ऐसा रब्ता हुआ था कि जिसपे खान साहब ने रिस्पॉन्ड आज किया कि भाई मैं कोई बात नहीं करूंगा? कोई है ऐसा कोई रब्ता वगैरह कोई? ये आपके सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि मफरूजा उन पर सवाल के तौर पर डाला गया, उसके जवाब में उन्होंने वही बातें कही जो पहले भी कहते हैं। हमारी तरफ से तो ना कोई तहर्रुक था, ना कोई आइडिया था, बिल्कुल ये उनके अपने जाती ख्याल का, और वो भी मेरा जाती ख्याल ये है कि उन्होंने अपना ख्याल किसी सवाल के जवाब में जाहिर किया।
तो किसी सवाल के जवाब में दिया गया जो जवाब होता है ना जी, किसी सवाल का जवाब देते हुए वो बुनियादी तौर पे बंदे की अपनी राय बाद में होती है, असल में वो इस सवाल का हाँ ना करना होता है। उन्होंने कहा तो हम तो समझते हैं कि आप ये सवाल ही नामुनासिब कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी तरफ से तो इस बात का बार बार इकरार किया गया कि हमारी तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं की गई, लेकिन मीडिया वाले फिर उनसे सवाल कर लेते हैं, वो फिर हमें कोई गाली दे देते हैं, उस गाली के ऊपर एक नया सवाल पीटीआई के अंदर से एक डिबेट चल रही है। लतीफ खोसर साहब ये बात कर चुके हैं, फवाद चौधरी बात कर चुके हैं कि हमें बात करनी चाहिए पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले के ऊपर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात सारी हो रही थी। मुझे ये बताएं सर, आपके जाहिर है पीपल्स पार्टी ने तो जो है हुकूमत के हवाले से यानी कि मशवरा करना है कि ये फैसले को सपोर्ट करना, आर्टिकल 6 और पाबंदी वाले मामले को या नहीं करना। अगर आपकी सीसी मंजूरी दे देती है कि नहीं करना हमने सपोर्ट, इस मामले को मुखालफत करनी है, तो रोक पाएंगे हुकूमत को इस बड़े फैसले से? देखिए ये बात तो हमारी जब सीसी की मीटिंग होगी वही हम करेंगे, अपनी अपनी राय वही दे सकते हैं। मैंने तो अमूमी एक राय आपके सामने रखी है कि हमारा आज तक का जो सूरत हाल है, जो चीजें हमारे सामने है, ये मेरा जाती मौकफ है। लेकिन इससे हटके कोई मौकफ है जिसमें आपको अपना मौकफ तब्दील भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर मेजोरिटी की राय कोई और हो, हकायक कोई और सामने आ जाए, तो वो मीटिंग के अंदर ही आ सकता है, उस मीटिंग के अंदर ही कुछ बातें हो सकती है। मैं यहाँ और उससे मजीद बात नहीं कर सकता। अच्छा कैर साहब, आप आर्टिकल 6 की बात तो आपने कर दी कि बिल्कुल जी, आप कहते हैं उस पर ग्राउंड मौजूद है, लग सकता है पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पॉपुलर हो, उसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट दिया हो, उसे बैन कर देना सियासी मकासद के लिए, आप ऐसे किसी फैसले को सपोर्ट करेंगे? दोनों एक दूसरे से मिली जुली चीजें। मैंने वाज़ेह तौर पे कहा इस बात को कि भले गवर्नमेंट के पास बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद होंगे, लेकिन इसके बावजूद तहम्मुल, तदब्बर और सियासत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कैर साहब ये बताएंगे, बजट में हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि पंजाब में आपको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, क्या वो स्पेस आपको मिलना शुरू हो गई है पंजाब के अंदर? मेरी जात की हद तक तो ये बात ऐसे ही है कि अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, प्रॉपर रिस्पांस नहीं है। लेकिन हमारी जो कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी ने मीटिंग की है, लिहाजा मैं अभी इस पर कोई फर्दर कमेंट इसलिए नहीं करता, तो हो सकता है अगले दिनों में इस वक्त जो चीजें सॉर्ट आउट हो रही है इस पर अमल दरामद हो जाए। वैसे कारी साहब, बीइंग मेन एलाई ऑफ द गवर्नमेंट, क्या आप पंजाब और मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? इत्मीनान तो नहीं हो सकता, गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या किया जा सकता है। बहरहाल इसके तौर पे मैं अपनी जाती हैसियत में यही कह सकता हूँ कि मौजूदा हुकूमत गिवन सर्कमस्टांसेस में, इन हालात के अंदर जो मैक्सिमम बेहतर फैसले कर सकती है वो कर रही है। बाकी आइडियली सही कर रही है, मेरे नजरिए, मेरी जमात के नजरिए के मुताबिक कर रही है, इस पे तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर हम शाकी हैं, उनके अपने लोग भी शाकी हैं। उन्होंने टैक्सेशन के ऊपर आपने सुना होगा, बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोगों ने भी एतराज किया है। तो ये शिकवे शिकायतें अपनी जगह, एक ये या मेरा ख्याल अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या लिमिट्स हैं या कितना रिलीफ गवर्नमेंट को लोगों को दे सकती है या क्या इक़दाम उठाने उसकी मजबूरी है, उस तरह अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने अपने गिवन सर्कमस्टांसेस में अभी तक ठीक फैसला। फाइनली के ख्वाजा आसिफ साहब जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अक्टूबर के बाद कोई पटिशन आके इलेक्शन का लज़म हो सकते हैं, दूसरा वो कोई टेक्नोक्रेट्स की बात भी कर रहे हैं, आपको भी ऐसे कोई खदशात हैं? ख्याल है ऐसे तो इस मुल्क में क्या नहीं होता, यानी अगर तहरीक इंसाफ जो कि मुकदमे की मुद्दई नहीं है, पार्लियामान के अंदर मौजूद पार्लियामेंट्री जमात नहीं है, उसको सीटें दी जा सकती हैं और मेंबरान को भी ये कहा जा सकता है कि आप इस जमात को जाके ज्वाइन कर लें, तो ये क्या नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को बजाय इसके नीचे जाके ये जो खदशे जाहिर हो रहे हैं, अगर कल ऐसा कोई मामला होना हो, अमकानी हो, तो मैं उस पर यही कहूंगा कि जिस तरह इस फैसले के अंदर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे एक फैसले को मिस इंटरप्रेट किया है और उसके नतीजे में ये सारा क्राइसिस खड़ा हुआ, उस पर खड़ा करके ये सारा सवाल रेज किया गया। अब सवाल ये है कि जब वो मिस इंटरप्रेट हो रहा था, लोगों को या उस जमात को सिंबल नहीं दिया गया, उनके मेंबरान को आजाद डिक्लेयर कर दिया जा रहा था, कुछ लोग अदालत में गए भी थे, उसके बावजूद उस वक्त अदालत ने सुओ मोटो नहीं लिया। उस वक्त अदालत को चाहिए था कि पाकिस्तान को इस बड़े अजाब में डलने से बचाते और वो उस पर सुओ मोटो लेके वजाहत करते कि हमारा मकसद ये नहीं था जिस तरह इंटरप्रेट किया गया है, ताकि ना ये जमात के ऊपर बैन होता, ना फलान होता, ना उनको सिंबल छीना जाता, अगर मिस इंटरप्रिटेशन थी। आज आपने जब हुकूमत बन गई, सब कुछ कर दिया, तो हमारी नजर में
एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला कर दिया, एक जमात को फेवर की हद तक बातें हो रही है। तो ये अदालत ऐसे फैसले माजी में भी देती रही, उसी तरह का ये भी एक फैसला दे दिया गया है और इस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लोग एहतजाज भी कर। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू सुन रहे थे कमर ज़मान कारी साहब की, जो ज़ाती हैसियत पे तो आर्टिकल 6 और PTI को बैन करने के फैसले को सपोर्ट कर रहे थे। हम हतमी फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा हफ्ते करना है। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे TTP के कमांडर नूर वली महसूद की एक फ़ोन टेप सामने आई है जिसमें वो स्कूलों को, अस्पतालों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पर सख्त एक्शन लेने का फैसला किया। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क में बढ़ते दहशतगर्दी के वाक़यात और उनके पीछे अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP से मुतल्लिक आने वाले शवाहिद ने रियासत पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ लेने पर मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ कलदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल लीक हुई थी, जिसका फोरेंसिक करवाने के बाद दहशतगर्द के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इस अहम कॉल के फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद नूर वली और गट हाजी के खिलाफ करिशमोज़ई डेरा इस्माइल खान के दही हेल्थ सेंटर में 15 और 16 जुलाई को मासूम बच्चों और औरतों को शहीद करने पर दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द टोले और नूर वली महसूद की अफगानिस्तान में मुसलसल मौजूदगी और वहाँ से बैठकर पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करवाने पर अबूरी अफगान हुकूमत से शदीद एहतजाज भी किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जराइम करने पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करने का फौरी मुतालबा भी किया जाएगा। टेलीफोन कॉल में नूर वली महसूद दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है और TTP का नायब नहीं होने देना। یوه طریقه دا ده چې ورته سرکاري چې سکول وي چې هسپتال وي بغیر به اعلان چې په خله اعلان وتاوه کې خلک ته چې د مش کورونه رنګوي مش 10 کولینه و 10 هسپتالینه سرکاري شي نه غوڼه رنګوي په بعد वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता चंद माह के दौरान मुल्क में बखसूस खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में एक बार फिर इजाफा हुआ है और ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों की जानिब से प्लान की जा रही हैं, वहाँ से ही ये एग्जीक्यूट भी की जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान किस तरह का एक्शन लेगी इनके खिलाफ बात करेंगे। दिफाई तज़्ज़ियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। हारिस साहब ये बताएं कि ये जो पहले तो ये बताएं कि ये जो बात हो रही है कि कानूनी चाराजोई की जाएगी मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी, इससे क्या मुराद है? लग ये रहा है कि एक सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस दफ़ा इस मामले के ऊपर आगे बढ़ना चाह रही है। जी बिल्कुल समर, देखें ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इट इज़ इनफ। और कानूनी चार्ज जो मतलब है कि जब फोरेंसिक एनालिसिस हो जाता है, इट इज़ कंफर्म कि ये उनकी आवाज़ है और ये अपने मतहतों को, उसको बाद अहमद हुसैन को और उसके बाद जो है साकिब गंडापुर को जिस तरीके से ये बता रहा है, मुझे बताएं कोई इंसान, कोई मुसलमान, आप हस्पताल, बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, उसके बाद आप इंस्टॉलेशंस, आप फिर के हमारा नाम है कि हमारी बदनामी होगी, फिर उसके बाद सेकंड में आप कहते हैं जी जाके आर्मी ऑफिसर्स के घरों को उड़ा दें, सिविल आर्म फोर्स के घरों को उड़ा दें। आई मीन ये कौन से इस्लाम में है मुझे बताइए। आई थिंक बड़ा अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि आप इसमें तमाम कानूनी जांच करें, आप इसकी प्रॉपर एक डोजर तैयार करें विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद ऑडियो एंड वीडियो के साथ जो भी रिपोर्ट्स हैं। अभी कमांडर नसरुल्लाह जब पकड़ा गया, आपको याद है, तो उसने बड़ा क्लियर बताया कि ये इंडियन एम्बेसी में BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड ग्रुप, TTP, खरासान, दे आर ऑल कलेक्टेड देयर और वहाँ बैठ के ये तमाम प्लानिंग करते हैं। यहाँ तक कि TTP को और BLA, BLF और मजीद ब्रिगेड को ये इकट्ठा करके खुदार में अड्डा बनाना चाहते हैं ताकि बलोचिस्तान में डिस्टर्बेंस हो और CPEC न बने। सारे प्रूफ मौजूद हैं। फिर आपको बता दें कि ये आगे प्रोसीजर होगा क्या इसका, जो मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर कानूनी चाराजोई की बात हो रही है? सिंपल है, देखें बात ये है कि इसके बाद ये डोजर के साथ इशू को टू यूनाइटेड नेशन, इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कराएं, इन लोगों को 3, 4, 5 जो भी शामिल हैं, और फिर इंटरनेशनली प्रेशर डाल के इनको कहा जी कि इनको एक्सट्राइट करें पाकिस्तान में लाके पाकिस्तानी कानून के मुताबिक टेररिस्ट को एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इनके लिए जुडिशरी रिफॉर्म करके स्टिल मिलिट्री कोर्ट बनाने चाहिए ताकि 2-3 महीने में इनको सजा हो और ये पूरे मुल्क इन टेररिस्ट के लिए एक एग्जाम्पल हो जो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं।
उसके बाद ये करने के बाद अफ़गान तालिबान को हमें कहना चाहिए कि आपके लिए हमने बहुत कुछ कर लिया, ये अब आपके हम करें, ये इस अगर आप ये हमें नहीं देते हैं तो ये हमारे पास से हम लॉजिस्टिक सपोर्ट आपकी बंद कर देंगे। नंबर 2 हम एयर स्ट्राइक करेंगे और उसके बाद ये जो इनमें टेररिज्म क्रू हमें वांटेड है हम उनको वहाँ पर मारेंगे, उनका एमरजेंसी डम तबाह करेंगे, कमांड कंट्रोल सेक्टर तबाह करेंगे। और साथ एक और कहा जाए, देखिए हम बहुत हमने कर लिया, हमने अपने फौजियों की शहादतें कर ली, हमने अपने पश्तून भाइयों की शहादतें कर ली, सिविल फोर्स कर ली, बलोच भाइयों की कर ली। वी शुड से कि अब इसके बाद आप अपने बहुत अपने मेहमान नवाजी की, टेक योर अफगान रिफ्यूजीज बैक। वी शुड टेल जी के नो मोर। अभी भी हमने 1 साल उनका एक्सटेंशन दिया, ये भी खत्म करें एज इमरजेंसी में, अगर ये नहीं करते प्योर वालों को प्लीज टेक देम अवे। जब इकोनॉमिक क्रंच इनको आएगा देन दे विल अंडरस्टैंड। ये लैंग्वेज नहीं समझते अफगान तालिबान, दे आर थैंकलेस पीपल। जो पाकिस्तान ने इनके लिए किया है, आई थिंक इनको शुरू में ये करना चाहिए, आपको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, टेररिज्म अपनी सरहद से बंद कर दें, नहीं आने दें। इसके अलावा हमारी कि हम सब कुछ को देते हैं। और यहाँ चीफ आर्मी स्टाफ जनाब मुनीर, जो हम जो बात हुकूमत और आर्मी कह रही है कि हम अदब इस्तेकाम करने हैं, कोई नया ऑपरेशन नहीं है। इट हैज़ टू बी स्ट्रेंथन्ड टू एन एक्सटेंड कि वेपन, एमुनिशन, टेक्नोलॉजी और उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस कर लेंगे। कोई इंटरनल डिस्प्लेसमेंट नहीं है लोगों की। और अमेरिकन को और चाइनीज को हमें कहने की ज़रूरत है कि आप इनको पैसा दे रहे हैं, आप इनकी हुकूमत को चला रहे हैं, जबकि वहाँ से टेररिज्म हो रहा है। आपकी कमिटमेंट है कि वहाँ आप लोग भी इसके खिलाफ है। चाइना माइन मिल निकाला, पैसा दे रहा है, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। इसका मतलब ये, और फिर अमेरिकन को कहेंगे आप सब कुछ छोड़ के गए हैं, वहाँ पर एमुनिशन के हाथ लगे हैं। आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सपोर्ट पाकिस्तान मिलिटरली, फाइनेंशियली, ताकि हम और इफेक्टिव तरीके से मारे। ड्रोन मारे इनके एड्रेस पे, देखिए कैसे मारे जाते, भागते हैं ये। लेकिन अब पाकिस्तान है तो हमें, लेकिन उसके लिए मेन चीज, प्लीज स्टैंड यूनाइटेड। सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, KPK में। और वही पार्टी PTI और फजलुर रहमान ग्रुप, NANP कह रहे जी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फॉर गॉड से, क्या आप अपने लोगों को, पश्तून भाइयों को, फौजियों को, बलोचों को मरवाते रहना चाहिए? इसलिए ये चीजें आप सोच के बिना से कौम आप फैसला करें। यस, पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी खिलाफ करेगी, क्योंकि फौज और अवाम मिल के दहशतगर्दी खत्म कर सकते हैं। पहली फौज दहशतगर्द मार सकती है, दहशतगर्दी नहीं खत्म कर सकती। बिल्कुल ऐसा ही है कि सिर्फ जो है हमारी फोर्सेस वो इसका खात्मा अकेले नहीं कर सकती। पूरी कौम को एक होल ऑफ नेशन अप्रोच इस सिलसिले में चाहिए होगी। जिस तरह पहले हमने दहशतगर्दी के नासूर को पाकिस्तान से उखाड़ फेंका था, अब की मरतबा भी वही रिजॉल्व चाहिए होगी इस नासूर के खात्मे के लिए। बहुत शुक्रिया आप ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।